जनजातियों का जो विद्रोह था उसमें सबसे पहले था पहाड़िया विद्रोह। सबसे पहला जो था वो पहाड़िया विद्रोह था। उसके बाद हुआ तमार विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1779 ईस्वी में हुआ और तमार विद्रोह जो है 1789 ईस्वी में हुआ। फिर चेरो विद्रोह हुआ। चेरो विद्रोह बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। कौन उनका शासक था? चूड़ामन राय। चेरो विद्रोह चूड़ामन राय के समय में हुआ। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह कर दिया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से विद्रोह हुआ। पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह है, चेरो विद्रोह है, हो विद्रोह, कोल विद्रोह है, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कंद विद्रोह। ये सब इतना सारा विद्रोह हुआ था 10 ठो। इसके अलावा भी हुआ होगा। तो चुआर विद्रोह। चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों में भी असंतोष था। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह लंबे समय तक जारी रहा। सन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया, परंतु इससे चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हुए। तो आगे चलकर के गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में ये लोग शामिल हुआ। तो यहाँ पर है चेरो विद्रोह, जो कि चेर जनजाति के द्वारा 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया गया और 1802 में भूषण सिंह को फांसी दी गई। फिर चुआर विद्रोह हुआ जो कि 1798 में चरमोत्कर्ष पर था। 6 अप्रैल को 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया, लेकिन इसे विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर भूमि जाति के लोगों के साथ है गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में ये सभी शामिल हो गए। हो विद्रोह 1820 से 21 में छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। राजा जो था यहाँ का दगाबाज राजा था, देशद्रोही था। वो अंग्रेजों से मिल करके जनता का शोषण कर रहा था। राजा की बढ़ती शक्ति एवं शोषण का विरोध वहाँ की जनता ने किया। इसे अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया। आगे चलकर लोगों ने मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा 1831 में हुआ। कोल विद्रोह 1831 में शुरू हुआ। भारत के इतिहास में इस विद्रोह का एक अलग महत्व है। प्रारंभ से ही जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उसके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया।
तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी एवं महतो का विरोध किया। उनके कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक एक पद सृजित किया गया। एक पद जिसका नाम पाहन था। मानकी या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। ये मानकी जो कभी कोलों का सहयोगी हुआ करते थे। अंग्रेजों की नीति के कारण ये जमींदार बन बैठे। लगान नहीं चुकाने के कारण उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था। धीरे धीरे सूदखोर महाजन का कार्य प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कोलों का जमीन उनके हाथ से निकलने लगा। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीकू गैर आदिवासियों को दीकू कहा जाता था, इसको याद रखिए, गैर आदिवासी लोगों को दीकू कहा जाता था, के खिलाफ कोलों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलनी शुरू हुई। अनुमानतः 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। तब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया। तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विद्रोह का एक परिणाम यह हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई। फौजदारी न्यायालय को सरल सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। आगे चलकर ये कुल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित हुए। भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में वीर भूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ। भूमिज विद्रोह कब शुरू हुआ? 1832 ईस्वी में। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। यह भूमिज विद्रोह जो है गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व बोझ डाला था कि उसके खिलाफ कोलों एवं हो के समर्थन से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासक का विरोध किया। उपरोक्त सारी जनजातियों ने सन 1857 के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब विद्रोह शुरू हुआ तब ये चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची डोरंडा के खजानों को लूटा और जेल के फाटकों को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। संथाल विद्रोह में संथाल आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई थी। यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 की क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन एकोह के नाम से जाना जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि दामन एकोह क्या है। तो भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वो दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। संथाल बहुल क्षेत्र या गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने के लिए का कार्य भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो भगनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आपको ठाकुर का अवतार घोषित किया, भगवान का अवतार घोषित कर दिया। सन 1854 के आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंधन द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 44 गांवों के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ इकट्ठा हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना, अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म अपनाकर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की और यह कहा कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिलकर गांव में जुलूस निकाले। जुलाई 1855 में स्त्री व पुरुषों का आह्वान पर संथालों का विद्रोह प्रारंभ हो गया। संथालों का विद्रोह 1855 में आरंभ हो गया। बहुत जल्द ही 60,000 हथियार बंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया।
सशस्त्र विद्रोह का आरंभ दिसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। जो दरोगा था, अत्याचार करता था महेश लाल, उसका हत्या कर दिया गया। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर, अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर वर्धमान तक की रेल परियोजना थी। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया था, पर उचित मजदूरी नहीं दी थी। जब संथालों ने काम करने से इनकार किया तब उन्हें पीटा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजनाओं के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे, क्योंकि वे इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया गया क्योंकि वे बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। उनके द्वारा भागलपुर राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई, अनेक अंग्रेज मार डाले गए। संथालों ने उन सभी लोगों की व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी या दिकू, गैर आदिवासी को दिकू कहा जाता था, और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे। आदिवासियों के इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार डाले गए। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लागू कर दिया गया। सिद्धू और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, फिर भी उनका विद्रोह असफल हो गया क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीक इनके पास नहीं थी। ये अधिकांशतः तीर धनुष से लड़ते थे। जब सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तहसील में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति को अपनाना पड़ा। सन 1885 में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, अधिनियम 37, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र, एक्सक्लूडेड एरिया घोषित किया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। अब है मुंडा विद्रोह। सन 1899 से 1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि का था। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण का गहन चिंता व्यक्त की। इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषण पूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। उस पर धर्म का भी बहुत प्रभाव था तथा उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। अतः सन 1895 में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जातियों में भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया। 25 दिसंबर सन 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण कर दिया। 8 जनवरी सन 1900 को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया गया। 200 पुरुष एवं महिला मारे गए, 300 लोग बंदी बना लिए गए, कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई। उसमें 500 रुपया बहुत होता था। परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 को बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और उसे रांची के जेल में जून में हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी था। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था की। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेवार उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे ताना भगत के आंदोलन, जो कि 1914 में हुआ, का प्रेरणा स्रोत बना। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य भी किए गए। कंद विद्रोह।
उपरोक्त विद्रोह के अलावा उड़ीसा राज्य का कंद विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला हुआ था। कंद जो है मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला हुआ था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मारिया प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। सन 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उसमें चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। सन 1857 की क्रांति में कंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन किया। उड़ीसा के ही भुइयां एवं जुआंग आदिवासियों ने वहां के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1867-68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। भारत के अन्य वन प्रदेशों में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1879-80 में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ बेटी प्रथा या बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। मध्य प्रांत के भील एवं गुण जातियों ने भी अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किया। परिणामस्वरूप सन 1935 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। 342 में, धारा 342 में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उन्हें सभी तरह की सुविधाएं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सन 1952 में सरकार ने नई वन नीति अपनाई। ये भी महत्वपूर्ण है कि वन नीति कब अपनाई गई, तो 1952 में, जिसका समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा है। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि वन समाज में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी औपनिवेशिक शोषण से मुक्त हो गए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं, सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन आया। यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया और वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर सन 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। इसी तरह 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया। इस तरह हम देखते हैं कि वन्य समाज में निवास करने वाली जनजातियों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी, जिसने भविष्य में उनके लिए सुधार कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। अब है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1865 में 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, तो तिलका मांझी का जन्म जो है भारतीय वन अधिनियम जो है वो 1865 में पारित हुआ। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में, समाज विद्रोह 1789 में हुआ। चेरों की जनजाति पलामू की रहने वाली थी। कोल जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। भूमि विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। भूमि विद्रोह जो है 1832 ईस्वी में हुआ। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला
दिसंबर 1899 को किया। भारतीय संविधान के धारा 342 के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। और झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को। अब है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी में है। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी अफ्रीका में है, उसके बाद भारत में है। अभी के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आंसर जो है ना अगला वीडियो में कल बता दिया जाएगा। तो इसके लिए बस इतना ही।